नमस्कार, सूर्या विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भूमिका बंध चुकी है। मिशन 2024 के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बीजेपी भी बैक टू बैक रैलियां कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, तो वहीं जेजेपी भी 2 जुलाई को जुलाना में बड़ी रैली करने वाली है। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा भी प्रदेश में लगातार चल रही है। यानी हर पार्टी अपनी ओर से जमीन मजबूत करने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। लेकिन जनता को साधने में ये रैलियां कितनी कारगर साबित होगी, ये जानना समझना बेहद जरूरी। दरअसल चुनावी बिगुल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हरियाणा राज्य से ही किया। आपको यह भी याद दिला दें कि लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। इसीलिए बीजेपी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी हुंकार भरी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव की भूमिका बननी शुरू हो चुकी है। बैक टू बैक रैलियों का शोर, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड़ में नजर आ रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित भारत गौरवशाली रैली में शिरकत की और अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू की। उन्होंने शीश झुकाकर जनता को सम्मान भी दिया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया। सुनिए जरा। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? आप बताइए, नफरत की बाजार है कहीं? यहां आवाज देकर बतलाइए, नफरत की बाजार है कि नहीं? हाथ मत हिलाइए, तब तो यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने पाएगी ना। क्या बात है? मोहब्बत यदि किसी के दिल में है तो केवल उन्हीं के दिल में है, और हिंदुस्तान में और किसी के दिल में नहीं है। कहां नफरत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाते समय यह देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता देते समय क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है? लेकिन अनावश्यक देश की जनता को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप की इस प्रकार की बातें हताशा निराशा में उन लोगों के द्वारा बहनों भाइयों बोली जाती हैं। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का काम हर चीज का विरोध करना है। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। मैं याद करना चाहता हूं उन आंकड़ों को जो भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकियों को सीनेट में बताया। उन्होंने बताया, अरे तुम डिजिटल की, इंडिया की डिजिटल दुनिया की डिजिटल उसकी बात करते हो। जब मैं एक बटन दबाता हूं तो 10 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि हो जाती है। और जब भारत डिजिटली काम करता है, भारत का कोई भी आदमी जब कोई पेमेंट करता है मोबाइल फोन से, अगर 100 होती है तो 40 भारत में होती है। और जितनी आपकी आबादी है पूरे उत्तरी दक्षिण अमेरिका की, उतनी तो हमने जो है जनधन के खाते खोल दिए हैं। 140 करोड़ लोगों को
कोरोना में सुरक्षित करते हुए डिजिटल सर्टिफिकेट सबको दे दिया है। ऐसा बदलता हुआ भारत इन वर्षों में हमने अपने सामने देखा है, अपनी नजरों के सामने देखा है। भाइयों, मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया और 10 साल में हमारे 33 के मुकाबले में वो 3 काम बता देंगे। कौन से होते 3 काम इस पूरी लोकसभा में करे, कोई 3 काम बता दे। बार बार किसान की बात करते हैं। भाइयों, किसान के लिए जितना इस सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी बैठे, वैसे बात सक्सेस कर रहा है। और भाइयों, आज पूरे 10 साल में 1,339 करोड़ रुपए का पौधा दिया कांग्रेस ने। और भाइयों, हमने 9,500 करोड़ का पौधा इससे पहले किसान को दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के, पंजाब के मुख्यमंत्री मान थे, अखिलेश यादव के उप मुख्यमंत्री थी, यानी सभी विपक्ष के नेता वहां पर एकत्रित हुए। भाइयों, मुझे उनसे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष को सकारात्मक विरोध करना भी चाहिए, उसी से राजनीति, उसी से डेमोक्रेसी अच्छा चलती है। लेकिन मुझे 2 बातों पर विश्वास है। एक तो जब मोदी जी अमेरिका थे तो उससे पहले राहुल गांधी को अमेरिका भेजा गया, योजनाबद्ध तरीके से भेजा गया और वहां पर जाकर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को अपमानित किया, हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर उन्होंने बात की। वो चाहते थे कि वो ऐसी छवि वहां पर हिंदुस्तान की प्रस्तुत करते कि मोदी जी के कार्यक्रम में उनको सम्मान ना मिले, लेकिन मोदी जी को जो सम्मान मिला वो सारी दुनिया ने देखा। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की न केवल राजनीतिक गतिविधियों में बल्कि संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी उछाल देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में 2024 चुनावी साल होगा। 2024 में पहले लोकसभा चुनाव और इसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होंगे। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रभारी बदल दिए गए और सूर्या समाचार ने नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया से खास बातचीत की। इस दौरान उनकी तरफ से चंडीगढ़ में हुई बैठक और उस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर नेता आमने सामने आ गए थे, उसे लेकर उनकी तरफ से क्या कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी बातचीत की गई है, वो जरा आप सुने। प्रदेश में चुनाव की घंटी बज चुकी है, सियासी दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक गुटबाजी की खबरों ने आला कमान के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल चंडीगढ़ के पार्टी दफ्तर में कांग्रेस का 2 दिनों तक चुनावी मंथन चला, लेकिन पार्टी के नए प्रभारी दीपक बाबरिया की पहली ही बैठक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दरअसल शैलजा ने जब मीटिंग के दौरान अपना संबोधन शुरू किया था तो एक कार्यकर्ता ने अब की बार हुड्डा सरकार का नारा लगा दिया। इसके बाद शैलजा भड़क गई और इतनी ही देर में शैलजा के समर्थक ने शैलजा के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और ये सब कुछ नवनियुक्त प्रभारी दीपक की मौजूदगी में हो रहा था। इसी को लेकर नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दिल्ली में सूर्य समाचार से खास बातचीत में अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए जरा। एक सिस्टम चली आ रही है हरियाणा में, तो वो नारेबाजी करते हैं, मगर मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो उसकी निरर्थकता भी समझ जाएंगे कि पार्टी की मीटिंग में इस प्रकार की चेष्टा से दूर रहना चाहिए। ना कोई अव्यवस्था थी, ना कोई नाराज था। अपने नेताओं का किसी ने उत्साहवर्धन करने के लिए नारे लगा दिया तो उसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं की।
वो एक आदमी का अति उत्साह भी झलकता है और अपने एक प्रमोट करना होता है, अपने उत्साह बढ़ाना होता है अपने नेता का जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका एक संकेत जरूर गया कि जो कई भावी मुख्यमंत्री के जो आप बता रहे हो कि नारे लगे, उसका ये संकेत जरूर गया कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं साल 2024 के चुनावों को लेकर दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा में जो परिस्थिति मैंने देखी है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व, स्टेट की लीडरशिप, वो किसी भी चैलेंज को सामना करने के लिए, किसी भी चैलेंज को जीतने के लिए बिल्कुल जो है तैयार हैं और उसकी बड़ी प्रतिबद्धता है उसके लिए। और पूरे हरियाणा में सब लोगों का हौसला बहुत बुलंद है। बहरहाल चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली कहावत कांग्रेस में साफ देखी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह को कैसे दूर कर पाते हैं। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। तो हर दल तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मिशन 2024 है। कौन कितना तैयार है, ये बेहद अहम। तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्या विशेष में चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र रेडू इनेलो प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश भाटी जेजेपी प्रवक्ता आप भी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या विशेष में, सूर्या समाचार पर। सबसे पहले मैं रुख विधु रावल जी आपका कर रहा हूं। आज राजनाथ सिंह यमुनानगर पहुंचते हैं, रैली को संबोधित करते हैं। इस दौरान बहुत सी बातें कहते हैं और जवानों से लेकर पहलवानों तक को हरियाणा की शान बताते हैं। हरियाणा कितना इंपॉर्टेंट सेंटर के लिहाज से भी कि लोकसभा चुनावों के लिए सिरसा से ही रैली की शुरुआत की जाती है और बहुत सी रैलियां, बहुत से सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां पर पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है बीजेपी। राज ठाकुर जी, आज की जो रैली थी वो जो 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जो 9 साल तक आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी शासन के कारण, क्या मेरी आवाज आ रही है राज जी? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? राज जी क्या सुन पा रहे हैं आप? हमें नहीं सुनाई दे रहा किसी को भी। हम सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विधु रावल जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको, कहें आप। ठीक, हम तो नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे को तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। आप सुन पा रहे हैं, हम कैसे जवाब देंगे किसी का? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। विपक्ष जिस प्रकार से देश से कटा हुआ है, हरियाणा की जनता से कटा हुआ है, उसी प्रकार से मेरी आवाज से भी कटा हुआ है। खैर, मुझे इको आ रही है, इस इको को फिक्स करवा दीजिएगा प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की 30 मई से लेकर 30 जून चाहूंगा तक टेक्निकल टीम को कि तमाम ग्लिचेस को दूर करे, जो प्रॉब्लम्स हमारे तमाम गेस्ट को आ रही है। विधु रावल जी आप कंटिन्यू करें आप। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी की जो एक पूरा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, गौरवशाली भारत, इसको लेकर अनेक अनेक स्थानों पर पूरी 542 की 542 लोकसभाओं में हमारे रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सम्मेलन, चाहे व्यापारी सम्मेलन हो, चाहे प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हो, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, चाहे अलग अलग प्रकार से पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जो कि विधानसभा स्तर पर हो रहे, ये सारे देश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसको केवल हरियाणा को अलग करके देखना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरियाणा ने हमेशा जो है भारत की विकास यात्रा में अपना एक अभूतपूर्व स्थान रखा है। और जब भारतीय जनता पार्टी को चाहे 2014 में हम 8 सीट लड़े थे तो 7 सीट जीते थे, उसी के बदौलत जो है मोदी जी को पूरे देश में आशीर्वाद मिला। हमने अपने बूते 30 साल बाद ऐसी एकमात्र सरकार बनी थी जो अपने बूते बनी थी। गठबंधन की राजनीति ने किस प्रकार से, कोएलिशन गवर्नमेंट ने किस प्रकार से जो है जकड़ा हुआ था देश को, अपने दम पर हमने हमारी सरकार बन पाई थी। हमने हालांकि अपने घटकों को साथ लेकर सरकार में रहे थे। इसी प्रकार से जब 2019 में 10 सीटों पर लड़े, 10 की 10 पर हमने क्लीन स्वीप किया और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की जनता ने हमें स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया और कहा मोदी जाओ खुलकर
भारत माता की जय और भारत माता की विजय सुनिश्चित करो। तो आज जब आपकी रिपोर्ट में देखते हैं कि किसी एक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, किसी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जिस प्रकार से किसी फला नेता के नारे लगते हैं, फिर ढिमका नेता के नारे लगते हैं, तो खबर यह बन जाती है कि उस नेता के नारे जोर से लगे कि दूसरे नेता के जोर से लगे। असल में हम हिंदुस्तानियों के कान पक गए थे जब हम देखा करते थे दशकों तक ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस एक ही चरित्र की है। किस प्रकार से कहते थे जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद जिंदाबाद, किस प्रकार से इंदिरा गांधी जिंदाबाद, फिर राजीव गांधी जिंदाबाद, उसके बाद चाहे सोनिया गांधी जिंदाबाद, चाहे राहुल गांधी जिंदाबाद, जैसे पूरे हिंदुस्तान में इस खानदान के अलावा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जब देश से बाहर, भारत के दूर जाकर, जब अमेरिका के अंदर छतों पर चढ़कर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, तो प्रत्येक देशवासी को उसमें भारत माता की जय और भारत माता की विजय दिखती है। किस प्रकार से आज कितने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए के ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसद लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे हक करने के लिए, उन्हें गले मिलने के लिए खड़े होते हैं। आज प्रत्येक देशवासी का मान मस्तक जो है ऊंचा होता है। हमने इस देश को सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, राज ठाकुर जी, इस देश को सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष दिए हैं, जिसमें इस देश की देशवासियों की रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और कैपेबिलिटी में हमने इंक्रीज किया है। ये एक रिमार्केबल चेंज है। इस रिमार्केबल चेंज का असली सूत्रधार और यही बात तो इस देश का वोटर है। यही बात राजनाथ सिंह भी आज की रैली में कहते नजर आए कि विदेशों में हमारा मान बढ़ा है। मैं कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा हूं, फिर मैं लौटता हूं, सबको चर्चा में ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आप लाजमी है कि इस पर काउंटर जरूर देना चाहेंगे, जिसका जिक्र विधु रावल जी बातों बातों में कर गए कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से नारे लग जाते हैं। तैयारी किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर एक बैठक पटना में हुई, दूसरी शिमला में होनी थी दूसरे हफ्ते में अगले महीने यानी जुलाई में, लेकिन वो बैठक अब बैंगलोर के लिए शिफ्ट कर दी गई है। शरद पवार की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो महागठबंधन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लाजमी है कि लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी का वो भी हिस्सा। राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने ये कहा कि कोई भेदभाव हमने नहीं किया, सभी वर्गों को हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको पीटा नहीं, लाठी डंडे नहीं मारे। ऐसे कोई वर्ग नहीं होंगे जिसकी इन्होंने कुटाई छिलाई नहीं की होगी। किसानों को 1 साल तक कम से कम दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठाया और करीबन उनको कभी कीले चुभाई, कभी उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी, कभी उनके ऊपर जो है प्रहार किस तरीके से किए कि कभी कहा कि ये किसान जीवी हैं, आतंकवादी हैं, फिर कहा ये परिजीवी हैं। परिजीवी का मतलब होता है खून चूसने वाले कीड़े, वो किसानों को बताया इन्होंने। और फिर उसके बाद 700 किसान शहीद हो गए। फिर ये कहते हैं कि हम माफी मांग लेते हैं किसानों से, और मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी और उनके फिर कानून जो है 3 काले जो कानून बनाए थे वो वापस ले लिए। ये अच्छा, उसके बाद जो है ये क्यों किया? क्योंकि मोदी जी से ये ना कोई पूछे कि भाई किसानों की आय दुगनी करनी थी तो क्यों नहीं की, क्योंकि हम दूसरी तरफ को मोड़ के ले जाएं और किसानों की आय दुगनी ना करें, इसलिए उनके 3 काले कानून उसके ऊपर बनाए गए, जिससे उनको लाठियां और दिस दैट सब मिला। इसी तरह से कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको पीटा नहीं, कोई असमान पिटाई की सब सारे वर्गों की। आप वर्ग बता देता हूँ, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 18 करोड़ रोजगार ऐसे ही राज्य शायद मुझे लग रहा है आपको मिल गए होंगे देश को भी। इस करके इस तरह से कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे। अब मुझे लगता है कि 100 स्मार्ट सिटियां देश में काम कर रही हैं और 100 स्मार्ट सिटियों का हमारे राज्य भी भाई मजा ले रहे होंगे। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है राज्य जी के खाते में भी 15 लाख रुपए आ चुके होंगे। इसी तरह से हमारे पैनलिस्ट के भी खातों में आ चुके होंगे मुझे लगता है। और उसके बाद देखिए, मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का लोन ले लिया देश के ऊपर। गजब तंज मार रहे हैं आज। कहां गया केवल ढींगरा जी, आज बहुत तंज भरे लहजे में बहुत कुछ आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस की क्या तैयारी है उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि शायद आपका पॉइंट आ गया केवल जी। कांग्रेस पार्टी की तैयारी
साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी में नारेबाजी हो गई उस पर अगर आप जवाब देना चाहें, और महागठबंधन को लेकर जो प्लेस था वो भी बदल गया, लेकिन महागठबंधन की दूसरी बैठक ऑन है, दिया उसके बारे में भी पूछना है। हरियाणा की भी 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, उसके बारे में भी पूछना है। हरियाणा में भी 3 बार गोली चली है, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, माथे में छाती पे गोलियां बजी हैं। हरियाणा के अंदर भी सभी वर्गों की पिटाई हुई है, उसके बारे में भी पूछना है। हरियाणा में भी बहुत बुरी हालात हुई है, उसके बारे में भी पूछना है। पहलवानों के बारे में भी पूछना है, उनकी क्या गति की है, उनको किस तरह से उनका सम्मान किया है, दिल्ली के बॉर्डरों पे बिठा के, जंतर मंतर पे बिठा के उनका किस तरह से यौन शोषण भी हो रहा है और उनका सम्मान भी हो रहा है, और उनके जो FIR दर्ज होती है उस पर कोई काम नहीं होता। हरियाणा के संदीप सिंह के बारे में भी पूछना है, जो यौन शोषण का FIR दर्ज हुई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस बेचारी लड़की को थाने में सुबह सुबह बिठाया जाता है और रात को छोड़ा जाता है। ये सम्मान कर रहे हैं पूरे देश का। अगर इस तरह से सम्मान देश का होगा, इसी तरह से विदेश में सम्मान हो रहा है। जब विदेश में मोदी जी जाते हैं, सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा, और एक तरफ सम्मान हो रहा होता है और पीछे लोग जो हैं उसकी बैक स्टेज पे गालियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन ये सम्मान वाली पिक्चर को टीवी पे दिखाया जाता है, जो पीछे गालियां पड़ रही होती है उस पिक्चर को नहीं दिखाया जाता। तो ये सम्मान हो रहा है ना हमारे देश में, प्रदेश में भी और देश में भी और विदेश में भी ये सम्मान हो रहा है हमारे देश में। ठीक है डीगरा जी, अब आपका जो वक्त था वो उसमें आप 3 से 4 मिनट में लगातार बीजेपी पर बोल गए। अब मैं अगले पैनलिस्ट को जोड़ रहा हूं, अगली बार आऊंगा मैं उन्हीं सवालों के साथ जो 2 चीजें मैं आपसे पूछ रहा था। उमेश भाटी जी की तरफ रुख कर रहा हूं, जेजेपी प्रवक्ता हैं आप। उमेश भाटी जी, आपकी तैयारी किस तरीके से है? 2 जुलाई को आप लोग एक रैली करने वाले हैं, लेकिन खबर इसी बीच निकलकर यह भी आ गई कि जो आपकी जुलाना इकाई थी वो इस्तीफा देती हुई नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई और बहुत से इश्यूज को उन्होंने वहां पर उठाया। कैसे इसे टैकल करेंगे, क्योंकि 2 जुलाई की रैली भी आपकी वहीं पर होनी है, ऐसे में मुश्किल भरा रहने वाला है जो रैली को लेकर आप लोगों की प्लानिंग थी। नहीं, बिल्कुल। अब आज जो चला था कि भाई इस तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर इस्तीफा दिया। देखिए, जब चीजें चलती है, इलेक्शन का मोड आता है, तो राज्य इलेक्शन के मोड में ये इस तरीके से लोगों का इधर से उधर जो है मूवमेंट जो है वो बनता ही है। वो तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वहां पर छोड़ा है, अभी उनके पास में ये पद नहीं थे, जिन्होंने कहा कि हम इस पद पे हैं या ये पदाधिकारी हैं, क्योंकि जो हल्के के लेवल के जो पद हैं, हल्के की जो टीम है पूरे हरियाणा की, वो भंग कर दी गई थी। अभी सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की टीम बनी है, प्रदेश लेवल की टीम बनी है और जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। बाकी जो घोषणाएं हैं वो बाकी हैं। तो ये जो अभी थोड़ा बहुत जो आने जाने का जो चला है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये इलेक्शन में चलता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर कर दें। उमेश भाटी जी, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर कर दें। पहली ये कि आप ये कहना चाहते हैं जो जेजेपी के ही कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला है कि वो इन पदों पर थे, और दूसरा ये मसला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आपकी जुलाना में ही रैली होने वाली है और उससे ठीक पहले वो कहते हैं कि हम इस इकाई को ही भंग कर रहे हैं या फिर कह लें कि हम यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। तो तमाम जो पदाधिकारी थे, आप हालांकि कह रहे हैं पदाधिकारी नहीं है, अगर कार्यकर्ता भी इतनी बड़ी संख्या में वहां से जाते हैं तो ये रेड फ्लैग नहीं है जुलाना रैली से ठीक पहले? राजीव, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सिर्फ अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, उसके बाद की जो घोषणा है अभी बाकी है। तो पूरी जितनी भी हरियाणा की जो यूनिट है, जो आपकी जो हल्का अध्यक्षों की यूनिट है, वो पूरी भंग कर दी गई है। वो भी भंग है और उनके नीचे जितने भी पदाधिकारी थे वो सारी की सारी यूनिट भंग है। तो ये लोग वर्तमान में पद नहीं है इनके पास में, पूर्व में इनके पास पद रहे होंगे लेकिन वर्तमान में इनके पास पद नहीं है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 तारीख से जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जो है जो राज्य स्तरीय हमारी जो रैलियां शुरू हो रही है 2 तारीख से, जो जुलाना से शुरू हो रही है जींद हल्के से, वो एक सफल रैली आप देखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा हम डिबेट बैठेंगे और आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी जाएगा कि किस तरीके की रैली हरियाणा के अंदर हो रही है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि तैयारी हमारी विधानसभा और एमपी के इलेक्शन की 10 सीटों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिला स्तरीय बैठकें हमारी अजय चौटाला जी ने, और वादा है कि जेजेपी की रैली भी दिखाएंगे। जिला स्तरीय बैठकें जो हमारी अभी तक चलती आई है, जो अजय चौटाला जी ने हर जिले में बैठकें ली है कार्यकर्ताओं की, वो भी बहुत सफल बैठकें रही हैं। और उसी के चलते हुए हम लोग अब जो है राज्य स्तरीय जो है हमारी जो
रैलियां उनकी शुरुआत 2 तारीख से हो रही है, जो कि जुलाना में पहली रैली है। उसके बाद से शेड्यूल आता चला जाएगा और रैलियां, सफल रैलियां हम लोग करते चले जाएंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो गठबंधन का जो मामला है, अभी समय है उसके अंदर, वो निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। वो दोनों पार्टियां बैठ के शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगी। क्या निर्णय लेती है वो समय के गर्भ में है, लेकिन तैयारियां हमारे 10 के 10 जो एमपी की सीटें हैं, हम लोग पूरी 10 की 10 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो भी काम आज तक हमारे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में ठीक है, जननायक जनता पार्टी ने जितने भी काम किए, ये वो सवाल तो काम भी हम मैंने लेकर पूछा ही हम- नहीं था गठबंधन को लेकर। बहरहाल आप जो सोच कर आए हैं आपने वो बोल दिया और वो जवाब भी दे दिया है। कोई बात नहीं, हम इनेलो प्रवक्ता को भी एक मर्तबा चर्चा का हिस्सा बना लें, उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में भी मैं आपके पास आता हूं। विजेंद्र रेणु जी, आईएनएलडी कहां पर खुद को देख रही है? हालांकि लगातार परिवर्तन पद यात्रा हम देख रहे हैं कि अभय चौटाला कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं 115 दिन से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चुका है। रैलियों की लगातार बात हो रही है, परिवर्तन पद यात्रा यहां पर जरूर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या किसी के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या इतनी हम कहें कि आपके पास स्ट्रेंथ हो चुकी है कि आप 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारने वाले हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब जेजेपी उभरी तो कहीं ना कहीं आईएनएलडी का ही वोट छिटक कर वहां गया, तो एक चैलेंज तो है आपके सामने ये। जी बिल्कुल, राज ठाकुर जी, जिस प्रकार से स्वर्गीय ताऊ देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पोते अभय सिंह जी चौटाला ने 2019 के चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश की भूमि पर, हरियाणा प्रदेश की मातृभूमि के ऊपर जो संघर्ष किया है और जो त्याग किया है, उसको देखते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अभय सिंह चौटाला को 2024 के लिए मुख्यमंत्री मान लिया है। ऐसा हमारा विश्वास जाग चुका है अब, क्योंकि जो ये परिवर्तन पद यात्रा है, इससे पहले चाहे किसान आंदोलन की बात हो, ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद हिंदुस्तान का है उससे त्याग पत्र दे दिया था, उसको ठुकरा दिया था। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5100 जनप्रतिनिधि हैं, एकमात्र अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के हित में त्याग पत्र देकर के किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और उनकी तन मन और धन से सेवा करने का काम किया। और उसके बाद लोगों के बीच में गए परिवर्तन पद यात्रा के माध्यम से और गांव-गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया, उनकी समस्या को समझने का काम किया और इस तरीके से लोगों ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। इसलिए हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। जहां तक आपने कहा कि किसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे, उसके लिए लास्ट ईयर जो 25 सितंबर था, फतेहाबाद की रैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सर्वप्रथम एक थर्ड फ्रंट की घोषणा करने का काम किया था और वहां पर कई जो देश के सीनियर लीडरशिप है उनको बुलाने का भी काम किया था और ये कहा गया था कि विपक्ष को एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए ताकि इस सरकार से हिंदुस्तान को बचाया जा सके। उस कड़ी में यदि ये महागठबंधन होता है तो इनेलो महागठबंधन का हिस्सा बनेगी और उसके साथ मिलकर के लड़ेगी। यदि महागठबंधन किसी कारण से नहीं हो पाता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अपने आप इलेक्शन लड़ने में सक्षम है और वो चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। दूसरी बात, राज ठाकुर जी देखिए, जिस प्रकार से अब आज आपने राजनाथ जी यमुनानगर की रैली का भाषण सुनवाया कि उन्होंने कहा कि जवान और पहलवान की भी बात उन्होंने जिक्र किया। मैं ये मानता हूं कौन सी उनके अंदर हिम्मत आई इनकी बात करने के लिए। पहलवान जो इतने महीनों से धरने पर बैठे हैं और एक ऐसे दोस्त के साथ जिसको कि कहने में भी बार बार शर्म आती है और उनको कहते हैं कि झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान को बोलते हैं कि ये राजनीति का शिकार हो गए इसलिए अपनी इज्जत को उछाल रहे। ये शर्म की बात है, उनकी सुनवाई नहीं हुई और फिर वो पहलवान की यहाँ बात करते हैं। ये जवान की बात करते हैं, जो जवान देश की सीमाओं पर खड़ा होकर के देश का प्रहरी बनकर के अपने प्राण तक न्यौछावर करने की हिम्मत रखता है और देश को सुरक्षित रखने का काम करता है। उस जवान के पर उतरते हुए इन्होंने इसको अग्निवीर को लागू करने का काम किया। ये कहते हैं अग्निपथ हमने बना दी, जिसका परिवार सुरक्षित महसूस करता था मेरा बेटा आर्मी में चला गया, वो अब 4 साल का रिटायर होकर के एक रिटायर की शादी हुआ करेगी। इस तरह के कामों को देख करके मैं मानता हूं कि 2024 में लोगों का मन विदुर रावत जी आपके पास आ रहा हूं।
आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना और उन पर आप काउंटर भी देना चाह रहे होंगे, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है और जवाब थोड़ा जल्दी पूरा कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी रह जाएगी। सवाल मेरा ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में इस पर बोले और उसके बाद हमने आज देखा कि शिक्षा मंत्री इस पर बोलते हैं कि इसे लागू किया जाना चाहिए। तो क्या ये भी रणनीति का हिस्सा और चुनावों में इस मसले को भी लेकर आगे बढ़ रही है बीजेपी, ये कहा जा सकता है यहां से? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, पूरे देश की आवाज है, इस देश की जनता की उम्मीद है और बल्कि यूं कहूंगा कि आखिरी उम्मीद है। इन सब चोर लुटेरों से थककर हमारे पास आए और हम जिस प्रकार से जनता के बीच में से निकली हुई पार्टी, जनता की पार्टी, जनता के लिए काम करती है। हमारे कोई परिवारवाद नहीं है, हमें किसी चौटाला को या गांधी को खुश, या गांधी फर्जी नाम लिया हुआ है इन्होंने गांधी जी का, उनको खुश नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सबसे उपयोगी होगा, जो जरूरी होगा, वो जरूर करेंगे। हम इन 3 प्रमाणित विषयों पर चलते थे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये 6 अप्रैल 1980 में ही हमारे तीनों विषय कोर विषय रहे हैं। हमारे अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाया जाना, हम पहले दोनों विषयों पर लगभग पूरा काम हो चुका है। अब तीसरा जो विषय है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, किस प्रकार से प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक जो है इस देश का, उसको समान जीने का अधिकार मिले, उसको समान, उसके ऊपर नियम लागू हो, उसको समानता का अधिकार मिले और एक देश में एक कानून की स्थापना हो, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। उसी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया था, उसको हम पूरा कर आएंगे। लेकिन ये पूरा कंसेंसस के साथ होना चाहिए, पूरे देश के लोगों के साथ होना चाहिए, इसलिए कंसेंसस बिल्डअप भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनकी बड़ी अजीब बातें कही। इन्होंने कहा, ऐसा केवल ढींगड़ा जी ने, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, ऐसा कोई एक वर्ग नहीं होगा जिसे लाठियां नहीं भांजती होंगी। अरे साहब, भाजपा की सरकार में कोई पुलिस जाकर किसी के घर में जाकर लाठी नहीं भांज कर आई, लेकिन ऐसा भी कभी हुआ था जब पुलिस घरों में से निकाल कर लोगों को लेकर आ रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको लीड कर रहे थे। आपको याद दिला दूं 1984 की वो भवाएं, जिसमें 10,000 मासूम सिखों को गले में टायर डालकर आपके लोगों ने भून दिया था, जिंदा जला दिया था। उस समय घरों के अंदर घुस के आए थे। आपकी तरह जाकर हम लोगों का, हमारे यहाँ पर घरों में घुस के नहीं, कोई लॉ को तोड़ेगा तो उसको लाठियां भी लगेंगी। ये देश कानून से चलेगा, ये देश मेरी माईवे और हाईवे से नहीं चलेगा। इस देश को कानून से चलने देंगे। कोई हाईवे को रोकेगा, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी, पुलिस समझाएगी, बुझाएगी। नहीं मानेंगे तो जो हाईवे पर जाम गर्मी में खड़े हजारों नहीं लाखों यात्री हैं, उनका भी कोई जीवन अधिकार है, उनका भी मानव अधिकार है। उनके लिए अगर थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ेगा, किया जाएगा। पहले भी किया जाता रहा है। आपकी तरह ऐसा नहीं था कि आपने इलेक्शन में वादा किया था गेस्ट टीचर्स को पक्का कर देंगे, और जब 5,000 गेस्ट टीचर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर आए, आपने पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी थी राज किरण को। अपने कुकर्म याद करो। आप क्या कहते हैं, मोदी जी पीछे से जाते हैं, उनको गालियां देते हैं। पीछे से कोई क्यों देगा? आपके ये देखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सामने चेहरे पर पूरा टीवी देखता है, पूरे टीवी पर देखता है, पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है किस प्रकार मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। ठीक है आप लोगों ने आंख पर पर्दा और कान पर हाथ लगा दिया। राहुल गांधी का किस प्रकार से उनके खुद के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी जी के साथ काम किए हुए बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा था कि राहुल गांधी जी ये बिहेव नहीं करते। आपकी दादी जी जब यहाँ आई थी लंदन में 1978 में, उन्होंने क्या जवाब दिया था? राहुल गांधी को याद दिलाया, इसको मुंह पर बोलना बोलते हैं। मुंह पर अपोज किया था एक बुजुर्ग ने, और पुराने कांग्रेसी ने कहा था, भारत का अपमान भारत से बाहर ना करो। और जो मैं केवल जी की तरफ रुक कर लेता हूँ। केवल जी, मैं महागठबंधन पर आ रहा हूं, और मैं जब फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में था तो मैंने उस दौरान भी ये कोशिश की कि मैं आपसे इस पर जवाब ले पाऊं, क्योंकि महागठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है हर दल की तरफ से। उसमें INLD भी है और कांग्रेस भी है, और इन 2 दलों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हरियाणा में सक्रिय है। आपके लिए महागठबंधन कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑल वर्सेस नरेंद्र मोदी लगता है, जो उसकी डेट थी जो पहले शिमला में होना था, अब वो बेंगलुरु में हो रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे थे, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। इस पर प्लीज जवाब दे दें, उसके बाद आप काउंटर भी देना चाह रहे होंगे तो दे दें। नहीं राजीव, मैं पहले जो है प्रवक्ता महोदय की बात का जवाब दूंगा, उसके बाद महागठबंधन पे आता हूँ। इस हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के यहाँ बैठे हैं, इन्होंने देश की जनता को धमकाने की बात करी है। इन्होंने ये कहा है कि हम उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जो लोगों ने हमारे देश का
कुछ भी काम किया है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग है, सीधी धमकी दे रहे हैं ये लोग सीधा धमका रहे हैं उन वर्गों को, और सीधे शब्द देश की जनता को धमका रहे हैं बीजेपी पार्टी वाले। ये सीधे शब्दों में कह रहे हैं, पहले पीटा उनको, अब सीधे शब्दों में धमकी भी दे रहे हैं साथ में। ये बात कहना चाहता हूँ। और एक दूसरी बात इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, 2019 के अंदर इनको 12 किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं मेरे नाम से? जनता ने दी थी, आपके चैनल का उपयोग करके दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनको रोकिए। आपने सुना कि मैंने ऐसा कहा? इंडिपेंडेंट दलों को 32 करोड़ वोट दी थी। अब मैं महागठबंधन पे ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि महागठबंधन तो अगर होता है, अगर महागठबंधन सिरे चढ़ता है, अगर महागठबंधन में कांग्रेस को साथ लेकर वो पार्टियां सभी चलती हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 करोड़ वोट तो कांग्रेस की पहले 2019 में थे, जब मोदी जी अपने आप को अच्छे दिनों के वायदे कर रहे थे, और आज उनकी 22 करोड़ वोट जो थी पहले थी, 22 करोड़ वोट से आज आधी रह चुकी है, और आधी मतलब 11 करोड़ वोट, और हमारी 12 करोड़ वोट थी वो बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, और 32 करोड़ वोट जो है वो भी हमारे साथ अगर ऐड हो जाती है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी किसी खाते में नजर भी नहीं आएगी, और ये 2.5 का आंकड़ा बीजेपी इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों में पूरा नहीं कर पाएगी। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, और ये डंके की चोट पे बजाना चाहता हूँ। जिस तरह से ये जनता को गालियां दे रहे हैं, देश की जनता को, उसी तरीके से इनका जनता सुपड़ा साफ करने को तैयार बैठी है। चाहे ये कुछ भी कर ले, जनता इनको अब छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता का मूर्ख 9 साल बना लिया, 9.5 साल इन्होंने जनता को लूटा है। ठीक है, कुल मिलाकर महागठबंधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस दिशा में भी काम करते हुए आप नजर आएंगे, और जो लगातार बैठकें हो रही है उन बैठकों का हिस्सा कांग्रेस पार्टी बहुत प्रमुखता के साथ दिखती है। बेंगलोर में होने वाली महागठबंधन की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पॉलिटिकली अगर देखें तो बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी कि उस बैठक से क्या कंक्रीट निकलता है। मैं रुक कर रहा हूं उमेश भाटी जी आपका, जेजेपी प्रवक्ता का। उमेश भाटी जी, अगर हम जेजेपी की बात करते हैं तो कुछ चैलेंजेस है, अगर विशेषज्ञों की माने तो आपकी पार्टी के विदिन भी कुछ ऐसी आवाजें हैं, खासतौर पर कुछ ऐसे विधायकों की जो लगातार उठ रही है। तो आपके सामने पहला चैलेंज ये कि जो मौजूदा वक्त में विधायक जीत कर आए हैं वो आपके साथ इंटैक्ट रहें, क्या वो इंटैक्ट है, इस पर भी आप बता दें। और जो नए लोग आपको अपने साथ जोड़ने हैं उन्हें लाजमी तौर पर, आपने जैसा खुद कहा कि अभी हम संगठन के स्तर पर जिला में हमने अध्यक्ष जरूर बनाया, लेकिन उसके नीचे हमें लोगों को अभी डिप्यूट करना है, क्योंकि जब जुलाना का मैंने जिक्र किया तो वो आप ही ने बताया। तो ये तमाम चैलेंजेस बहुत जल्दी आपको करने होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नॉकिंग ऑन द डोर। बिल्कुल राजी, आपको मैं बता दूं कि लगभग 6 साल पहले जब एक नई पार्टी उभरी हरियाणा के अंदर, युवाओं की पार्टी, और युवाओं के नेता दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला जी की जो है राह पे चलने वाले और देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए दुष्यंत जी निकल चुके हरियाणा के अंदर लगभग 6 साल पहले। युवाओं ने प्यार दिया, युवाओं ने साथ दिया। जहां हम झंडा डंडा जो है आप अपनी पुरानी पार्टी को देकर आ गए थे, नए सिंबल के साथ उभरे, और आने के बाद में हमें हरियाणा की जनता ने प्यार दिया, और पहली बार में ही हमें 10 सीटों से नवाजा, और 10 सीटों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में पोस्ट इलेक्शन हमारा गठबंधन हुआ, और उसमें हम लोगों ने जो बीजेपी के साथ मिलकर लगभग 3.25 साल में जो काम करके दिखाया, उसमें जनता सरकार के पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नंबरों की, तो सबसे ज्यादा नंबर अगर आज के समय में मिलेंगे तो वो इस भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा के अंदर बनी है उसको मिलेंगे। किसानों को, कमेरों को, वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि इस सरकार से खुश ना हो। लेकिन विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष जो भी बोले उसका हमें स्वागत है, उनका भी, और हम कोशिश करेंगे और जितना अच्छा काम कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसी नई पार्टी जो अभी उभरी 6 साल के अंदर, और 6 साल में पहली बार में ही उप मुख्यमंत्री का पद मिला, और उप मुख्यमंत्री के पद से दुष्यंत चौटाला जी ने पूरी नीतियों को हरियाणा सरकार में उतारा। 75% की युवाओं की नौकरी की बात करें, महिलाओं का 50% का रिजर्वेशन की बात करें, या और बहुत सारे अनेक ऐसे मुद्दे थे। आज 3,000 रुपए जिस तरीके से वृद्धों का पेंशन की है बात है, और उसको 5100 ले जाने की बात है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर दुष्यंत चौटाला जी ने
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार के अंदर काम करने की कोशिश की। जहां तक बात करें, हम जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर अपने जो हमारे आपके कहें जिले स्तरीय पे हम लोग जो है गठबंधन को मजबूत करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने पार्टी को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम की बात करें या प्रदेश स्तरीय टीम की बात करें, जिले स्तरीय टीम की बात करें, तो ये पहली ऐसी पार्टी है जो नई उभरी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हर पोस्ट पर हमारे पास में ऐसे ऐसे शख्सियत हैं कि जो अकेले ही 100 के लायक जिसे कह सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हमारी पार्टी के साथ में है। आज 10 की 10 सीटों की बात करें एमपी के लिए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। विधानसभा की 90 सीटों की बात करें, विजेंद्र जी की तरफ रुख कर रहा हूं पूरी तरीके से तैयार है। विजेंद्र जी, कहने के लिए तो हर दल ये कह देता है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे। आपने भी जो अपना जवाब दिया, उस जवाब में ये कहा कि 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन विजेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। उसके लिहाज से, क्योंकि आपने लोकसभा विधानसभा दोनों का जिक्र किया, एक सीट से सत्ता में वापस आ जाना बेहद मुश्किल है और ये तकरीबन 46 गुना आपको करना होगा अगर वहां तक पहुंचना है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आईएनएलडी खुद को कहां पर देख रही है लोकसभा चुनावों के लिहाज से? विधानसभा का बताना चाहें तो वो भी बता दें। राज ठाकुर जी, ताऊ देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है और सत्ता गांव की गलियों से होकर के निकलती है। सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से होकर के निकलता है। अब इस मौजूदा सरकार ने लोक लाज को उतार करके रख दिया और जो सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से होकर के निकलता था, वो रास्ता भी इन्होंने अपना बंद कर लिया। जिस प्रकार से अभी आपके चैनल के ऊपर भी साथी बोल रहे हैं कि यदि कोई अपना हक मांगेगा तो उसके ऊपर लाठियां भांजी जाएगी। फिर से मिसकोट कर रहे हैं। यदि कोई हक नहीं मिलेगा तो लोग प्लीज रोकिए, खड़े होंगे और लोग खड़े होंगे अपना हक मांगने के लिए। इन्हें रोकिए, ये गलत कर रहे हैं। लाठियां नहीं सर, विजेंद्र जी देखिए, आप शब्दों को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। उनकी तरफ से इस तरीके से नहीं कहा गया जैसे आप कह रहे हैं। तो रोड जाम ऐसे नहीं कहा गया जैसे आप कह रहे हैं। उनका परिप्रेक्ष्य अलग था, संदर्भ अलग था। आप कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हैं। बहरहाल मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपके हर जवाब में ताऊ देवीलाल का जिक्र होता है, तो सवाल तो यहां पर यह भी जो जनता है वो पूछना चाहती है कि ताऊ देवीलाल है किसके? क्योंकि ताऊ देवीलाल को जननायक कहा जाता था और जननायक जनता पार्टी, तो जेजेपी के तो पहले ही शब्द में जननायक है। तो जनता इसमें कंफ्यूज हो जाती है कि ताऊ देवीलाल है किसके, आईएनएलडी के या जेजेपी के? ताऊ देवीलाल आईएनएलडी के हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटे हैं, उन्होंने स्थापना किया। आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको चलाने का काम किया और अब आगे अभय सिंह चौटाला उनको संभाले हुए और बखूबी संभाले हुए अच्छे तरीके से। यदि जेजेपी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाली होती तो किसानों के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी पीपली में, तो वो वहां पर नहीं टिकते और किसानों के समर्थन में छोड़ करके त्याग पत्र फेंक करके इनको आना चाहिए था किसानों के साथ। और जब सरपंचों को बुला करके रोडों पर पीटने का काम किया जा रहा था तो उनके समर्थन में आना चाहिए था। ताऊ देवीलाल वो शख्सियत थी जिन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। हमने उसी दिन समर्थन कर दिया था किसानों का भी। आप क्यों नहीं हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर किसान कहते हैं तो उप मुख्यमंत्री पद से हम उसी समय इस्तीफा दे देंगे जिस समय हम किसान को लगेगा कि हमारे इस्तीफे से उनको कोई फायदा होता है। हम लोग तो इस्तीफा तक देने को तैयार थे। तो ऐसी बात नहीं करेंगे कि हम लोगों ने समर्थन नहीं किया। हमने पूरी तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन किया। और आज अगर बात करें बहनों ठीक है, मैं विदुर रावल जी आपके पास आ रहा हूं और सिर्फ 30 सेकंड्स में जवाब चाहूंगा विदुर रावल जी, क्योंकि सबके पास में जा पाऊं ये कोशिश मेरी रहेगी। विदुर रावल जी, सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को आप बहुत तगड़ा कंपटीशन मान रहे हैं, यानी बीजेपी, क्योंकि मणिपुर की तरफ वो आज गए और उन्हें वहां पर रोक दिया गया और सीधे तौर पर हमने देखा कि बयानों की बयार सी आई कि राहुल गांधी को रोक दिया गया और बहुत गलत ये हो रहा है, इस तरीके के बयान आए। इस पर जरूर कहें, क्योंकि ये भी क्या चुनावों की रणनीति का हिस्सा होता है, किस तरीके से चीजें मूव करती है। राहुल गांधी जो नफरत का बाजार पूरे विदेशों में लगाए घूम रहे थे, अब वो वही नफरत जो है हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं को रोका जाएगा, उनको पूरे तौर पर हर प्रकार से रोका जाएगा। इस देश की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। किसी ने अभी देवीलाल जी के बारे में बहुत कुछ कहा। देवीलाल जी की बात करें, देवीलाल जी मेरे नेता हैं,
देवीलाल जी को मैं नेता मानता हूँ, और देवीलाल जी किसान कमेरे वर्ग के नेता हैं। देवीलाल जी ने अपना पूरा जीवन जो है गरीब मजदूर के लिए निकाल दिया। उसी नाते से मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी औकात से ज्यादा बढ़िया हमारी औकात की बात मत करो। तुम केवल परिवारवादी लोगों, केवल परिवारवादी, राहुल गांधी का, तुम प्रियंका गांधी के बच्चों को भी अपना नेता मान लो मिनट से पहले। चलो अच्छा, बोल बीच में बोलो, बात बोलने दो, देवीलाल जी की बात बोलने दो मुझे, चुप रहो थोड़ी देर। ठीक है, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, का सम्मान करना नहीं आता, किसानों का सम्मान ये नहीं हाँ, करते, तुम परिवारवादी लोग, वंशवादी लोग, बिजनेसमैन का सम्मान ये नहीं करते किसका है फिर? क्या राजीव मैं अपना 30 सेकंड बोल सकता हूँ? मुझे 30 सेकंड आपने दिए, मैं बोल सकता हूँ क्या? बहरहाल सबसे अहम बात ये कि अगर मणिपुर में राहुल गांधी को रोका गया तो चंबा में जयराम ठाकुर को भी रोका गया। अगर राहुल गांधी को रोकना गलत तो जयराम ठाकुर को रोकना भी गलत। और चुनावों की रणभेरी पूरे तरीके से बच चुकी है, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, हर दल अपने तरीके से तैयारियां कर रहा है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कौन कितना तैयार मिशन 2024 के लिए, यह हमने जानने की कोशिश की हमारी आज की इस चर्चा में, क्योंकि रैलियों का दौर पूरे तरीके से शुरू है। बीजेपी इस मोड में जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, जेजेपी भी उसी तरफ बढ़ती हुई दिखती है। परिवर्तन पदयात्रा के जरिए आईएनएलडी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अभी के लिए सूर्या विशेष में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर कभी नहीं रुकता। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।